इंस्पेक्टर अविनाश एक रियल जो कैरेक्टर हैं यूपीएसटीएफ में, वो इंस्पेक्टर थे। वही जो इंस्पेक्टर अविनाश है वो हमारे साथ मौजूद हैं। 100 इनकाउंटर, 150 इनकाउंटर, 300 इनकाउंटर। सी प्रकाश शुक्ला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने कभी कल्याण सिंह जी की सुपारी नहीं ली थी। अच्छा। तीसरा वाला बदमाश उनकी बेल्ट पकड़े हुए उनकी रिवॉल्वर छीन रखी उसने और खटाखट दावे जा रहा। एसटीएफ ने एक इनकाउंटर किया मंगेश यादव का, उस पर बड़े सवाल उठे। जिसके पहले चली वही शेर। मुन्ना बजरंगी जिंदा, इमरजेंसी में एडमिट, इलाज चल रहा है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से रोज बात करता था, तो वो नंबर हम लोगों को पीसीओ का मिल जाता था। इनकाउंटर के बाद इसके रूम की सर्च ली गई थी तो 200 वियाग्रा मिली थी इसके खबर। एक बस तो फायर ऐसे आया, यूँ आया पूरा बस 5-6 गोलियों का मेरे सामने। पता नहीं गाड़ी कैसे घूमी या क्या हुआ, और यूँ निकल कर ये खिड़की से निकल गई गोलियाँ। उसमें लगा मुझे कई बार कि अब गए भाई, अब फोटो पे महला चढ़ गई है। और कलकत्ता की पब्लिक को समझ रही थी कोई शूटिंग हो रही है। वो जो डेटोनेटर होता है ना, वायर जोड़ के डेटोनेटर, बंदर ने वो डेटोनेटर से वो वायर निकाल दिए थे। तो उसमें फिर आपकी कोई भूमिका थी? मारा था मैंने। जो पुराने लोग हैं उनका ये कहना है कि सर अगर बहुत कैमरा क्लोज ना किया जाए तो लगता ही नहीं कि वो रणदीप है। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो क्राइम ब्रांच। सबसे पहले शुक्रिया, आपने बहुत प्यार दिया हमारे बीते एपिसोड को। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं आपका इस नए और ताज़ा एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से वास्ता रहा है। साथियों, अभी बीते दिनों एक फिल्म काफ़ी चर्चा में रही। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा की वो फिल्म थी और उस फिल्म का नाम था इंस्पेक्टर अविनाश। इंस्पेक्टर अविनाश एक रियल जो कैरेक्टर हैं यूपीएसटीएफ में, वो इंस्पेक्टर थे। इंस्पेक्टर अविनाश उन पर बनी है। इंस्पेक्टर अविनाश ने 100 से ज़्यादा इनकाउंटर को अंजाम दिया, जिसमें जो चर्चित इनकाउंटर था वो था कुख्यात माफिया और गैंगस्टर सी प्रकाश शुक्ला का। और वही जो इंस्पेक्टर अविनाश है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। सर, सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि 100 इनकाउंटर, 150 इनकाउंटर, 300 इनकाउंटर, तो कितने इनकाउंटर आपने किए थे? पहले तो ये फिगर बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, पहले कोई ऐसा इरादा नहीं था कि इनकी काउंटिंग की जाए। काम था, करते थे। लेकिन जब ये सीरीज बनी तो हमारे राइटर, डायरेक्टर वो मुझको ग्रिल करते थे और बताइए, और मुझको याद दिलाते थे और बताइए। तो वो करते करते ये 100 से ऊपर निकल गए। तब से ये चलने लगा कि 100, 125, 150, इस तरह ये फिगर आई। माना जाए कि 100 से ज़्यादा इनकाउंटर 100 से तो हम 100 से। अच्छा, उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चित रहा, चैलेंजिंग रहा, वो था सी प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर। और जहाँ तक मुझे याद है कि सी प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए, इनकाउंटर करने के लिए एसटीएफ बनी थी और एसटीएफ के आप फाउंडर मेंबर भी रहे। तो क्या हुआ था उस दिन शिव प्रकाश शुक्ला का जब इनकाउंटर हुआ था? कैसे इनपुट मिला, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला के किस तरह का अपराधी था ये तो आप जान ही रहे हैं। और उसके लिए जो हम लोगों की कोर टीम थी, हम लोग लगे हुए थे। सत्येंद्र सिंह जी, राजेश पांडे जी, तेवतिया जी, मैं। और उसको हम लोगों ने कोई ऐसी जगह नहीं थी, नेपाल से लेके बिहार और दिल्ली और हर जगह ढूंढा। लास्ट टाइम पे उसकी लोकेशन मिली कि वो उस समय दिल्ली में है। तो हम लोग दिल्ली आ गए और दिल्ली पुलिस को साथ में लिया। और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था पीसीओ पे जाके, अलग अलग पीसीओ से। उस पीसीओ की लोकेशन हम लोगों को गोरखपुर से आईजी साहब दिया करते थे। तो होता क्या था कि हम लोग पीसीओ पे पहुंचते थे तो इतना ट्रैफिक, रेड लाइट, ये कोई ना कोई अड़चन आती थी और हम जब तक उस लोकेशन पे पहुंचते थे वहाँ से निकल जाता था। तो 6-7 दिन हो गए, हम लोग बहुत नर्वस हो गए। हमारे सीनियर अफसर भी नर्वस हो गए। ये हुआ कि भाई चलो यहाँ से, अब फिर इसको देखेंगे लखनऊ, गोरखपुर या जहाँ भी मिलेगा वहाँ देखेंगे। यहाँ उसका कुछ बन नहीं रही, मुहूर्त नहीं निकल रहा उसका। तो आपने सीरीज में देखा होगा, मेरे गुरुजी हैं, मैं काफ़ी कुछ उनसे
पूछ के काम करता हूँ, कर्म कांड जितने हैं। हम्म, तो मैंने कहा अगर मैं उनसे 5 मिनट में आता हूँ, मैं उनसे बात करके आया। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, आज रात तो रुक लो, कल रात चले जाना। तो मैंने आके बताया, तो अरुण साहब नाराज़ हो गए, लेकिन बाकी लोग भी जानते थे उनको। तो उन्होंने कहा नहीं सर, इसकी बात मान लीजिए। नेक्स्ट डे फिर कॉल आई, और हम लोग जब उस लोकेशन पे पहुँचे तो आप देखिए, ना तो कोई ट्रैफिक मिला, ना रेड लाइट मिली, और जब हम लोग पहुँचे तो वो निकल रहा था वहाँ से, और उसी फिर होते होते पीछा करते करते गाजियाबाद इधर इंदिरापुरम में वहाँ पे फिर आया, तो उसकी कार उसके बिजली खंभे से टकरा गई थी मोड़ते समय। फिर वहीं पे इनकाउंटर हुआ, मारा गया था। एसटीएफ फॉर्म्ड हुई शिव प्रकाश शुक्ला के लिए ही। जी। कैसे लोकेट हुआ शिव प्रकाश शुक्ला? अच्छा, हम लोगों को मालूम है कि वो तो तुरंत फायर कर देता था, AK-47 रखता था, बहुत कुख्यात था, कई हत्याओं को अंजाम दिया। तो शिव प्रकाश शुक्ला कैसे लोकेट हुआ, पूरे सिलसिलेवार तरीके से कैसे आपने पकड़ा, किस तरह से वो इनकाउंटर हुआ? जब इनकाउंटर आमने सामने हो रहा था तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी उसके बाद? देखिए, पहले क्या था कि श्री प्रकाश या कोई भी अपराधी को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस समय मोबाइल तो थे, लेकिन हम लोगों को डाइवर्जन नहीं मिलते थे, ना सुनने को मिलता था। फिर ये सुविधा मिलने लगी हम लोगों को, तो उसका लोकेशन पहले लोग जानते नहीं थे मोबाइल के बारे में ज़्यादा, अब तो सब जान गए हैं। IMI क्या होती है, ये क्या होता है, हो क्या होता है, तो थोड़े फास्ट हो गए। उस समय नई जानकारी थी, तो बहुत ज़्यादा लोकेशन हम लोगों को मोबाइल से मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे वो भी ट्रेंड होने लगा था, सिम बदलने लगा था, मोबाइल बदलने लगा था। तो हम लोगों ने बहुत खाक छानी उसकी। नेपाल में तो हमारा आमना सामना भी हो गया था। किससे? श्री प्रकाश से। अच्छा। हाँ, लेकिन वो जगह ऐसी थी कि ना वो रिस्क लेना चाह रहा था, ना हम रिस्क लेना चाह रहे थे। हम दोनों अपना अपना रास्ता पकड़ के निकल आए थे। तो उसके जितने लैंडलाइन नंबर थे वो सारे लगे हुए थे। गोरखपुर में IG गोरखपुर साहब ने लगवा रखे थे, यहाँ पर हम लोगों ने लगवा रखे थे, मोबाइल पे भी थे। तो वो जब दिल्ली आया था तो उसको पटना में एक मर्डर करने जाना था। अच्छा। तो उसने सारे अपने बड़े वेपन गाड़ी से भिजवा दिए थे, और अगले दिन उसको फ़्लाइट से पटना जाना था। लेकिन वो लोग सोते रह गए, उनकी फ़्लाइट हो गई मिस। ओह। फिर इन्होंने टाल दिया कि ठीक है, अभी पहुँचेंगे 2-3 दिन में वहाँ, फिर हम 2-4 दिन बाद चलेंगे। लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से रोज़ बात करता था, तो वो नंबर हम लोगों को PCO का मिल जाता था। और जिस समय ये मुठभेड़ हुई और श्री प्रकाश मारा गया, उस समय उसके पास सिर्फ छोटे वेपन थे, रिवाल्वर, पिस्टल, बड़े वेपन नहीं थे, क्योंकि वो पटना जा चुके थे। ओह। ये हुआ था। तो फिर किस तरह से आपने ट्रैक किया, कहाँ से लोकेट किया और कैसे फॉलो किया ये पूरी? अब जब वो PCO से निकला तो हम लोग उसके पीछे लगे, और ये डिसाइड हुआ कि भाई कतई डिस्टर्ब नहीं करना इसको जाने दो जहाँ जा रहा है। क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर कुछ भी करते हम तो निश्चित है कि पब्लिक इतनी रहती है, ट्रैफिक रहता है, बवाल हो जाता कुछ है। तो ये हुआ, इसको निकलने दो, ये कहाँ जाता है। हम लोग को ये अंदाज़ था कि बसंत कुंज जाएगा वापस। तो लेकिन वो बसंत कुंज ना जाके वो गाजियाबाद की तरफ निकला। जब वो गाजियाबाद एंट्री करने लगा, फिर हम लोगों ने अपना एक्शन शुरू किया, ओवरटेक करना, स्पीड बढ़ाना, ये करना। तो वो समझ गया, फिर उसने भी वही अपनी हरकत की, वो भागा आगे। उस समय आपका ये बिल्कुल सुनसान था, इंदिरा। तो उसको भी आइडिया नहीं था, उसने वहाँ पर डाल दिया। आगे ऐसा रोड नहीं था कि वो कहीं निकल सके, तो गाड़ी घुमाने के चक्कर में उसकी गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई। अच्छा। और फिर वहीं शुरू हो गया। क्या शुरू हुआ? गोलियां चलने लगी, क्रॉस फायरिंग होने लगी। कितनी गोली चली होगी? अब उस पर बड़े वेपन तो नहीं थे, लेकिन हम लोगों को था कि शायद होंगे, तो 10-12 राउंड उसने चलाए, हम लोग भी 10-12 राउंड चलाए। क्या कोई इनकाउंटर के दौरान संवाद हो रहा था? क्योंकि वो तो चैलेंज नहीं, कोई संवाद, वो संवाद लायक था कहाँ भाई, उससे संवाद का तो कोई मतलब ही नहीं था ना। क्यों नहीं था? मतलब इतना कुख्यात? इतना कुख्यात अपराधी था, संवाद करना या रिस्क लेना। तो कितने मर्डर कर दिए होंगे शिव प्रकाश शुक्ला ने? शुक्ला ने बहुत मारे हैं, कुछ तो लिखा पढ़ी में, कुछ लिखा पढ़ी में नहीं है।
आपके लखनऊ में 10 बड़े बड़े मर्डर उसने कर दिए, वो बिहार में उसने बहुत सारे मार दिए, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मार दिए, बहुतों की तो उसमें नाम ही नहीं आया उसका। अच्छा, ये नेपाल में जो आपने बताया, नेपाल में कैसे श्री प्रकाश शुक्ला से आमना सामना हुआ था? नेपाल में इसकी लोकेशन मिली कि ये वीरगंज में है और वहाँ पर एक सुराही करके या सुराही करके ही होटल एक था कि वहाँ रुका हुआ है ये। हम लोगों ने सोचा कि नेपाल पुलिस की मदद लेंगे, कुछ काम बन जाए, एक चांस लेके गए थे। तो नेपाल पुलिस से बात की हम लोगों ने, उन्होंने कहा ठीक है साहब, आप हमको फ़ोटो दीजिए उसकी, ये करिए और फिर देखते हैं हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी। तो उनको दे दिया वो। नेपाल पुलिस का कोई बंदा वहाँ होटल गया और उसने बड़ा सरसरी नज़र से उसने अपनी वो बात की, तो वो बात थोड़ी सी खुल गई। जब हम लोग वहाँ मार्केट में घूम रहे थे तो एक पेट्रोल पंप पे वो ले रहा था पेट्रोल। तो हमारे साथ एक लड़का जो श्री प्रकाश के साथ ही रहता था, वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर पे ही रहता था, बाद में उसको मैंने अपने साथ रख लिया था। तो उसने बताया कि भैया श्री प्रकाश हुआ, रोड के इस तरफ हम लोग और रोड के उस तरफ देखा तो वो पेट्रोल ले रहा था। अब कुछ सेकंड का 1 मिनट तक वो हम लोगों को घूरता रहा और हम लोगों का जो है फ्यूज उड़ गया एकदम, क्योंकि हम पे तो वेपन भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पर कि अगर इसने कोई हरकत कर दी तो फिर तो सस्ते में ही चले जाएंगे। बस यही दिमाग चल रहा था। फिर ये हुआ, फिर नज़रअंदाज किया उसको हम लोगों ने, और लेकिन उसने भी कोई हरकत नहीं की, वो तेल डलवा के निकल गया। जब वो होटल पहुंचा तो होटल वाले ने उसको बताया कि साहब कोई आया था आपको पूछने, तो उसको तुरंत क्लिक कर गया, अरे ये एसटीएफ वाले ही हैं, वहाँ भी मेरे पीछे खड़े थे और यहाँ होटल पे भी आए थे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसने एसपी वीरगंज को मतलब इस कदर धमकी दी थी कि मैं यहाँ गाजर मूली की तरह काट दूंगा नेपालियों को अगर आधे घंटे के अंदर एसटीएफ को यहाँ से बाहर नहीं निकाला। हमको नेपाल पुलिस ने आधे घंटे का 20 मिनट में बॉर्डर छुड़वा दिया, आप लोग बाहर निकलिए। हम थे, हमारे साथ एक तेवतिया जी थे जो नहीं रहे बेचारे, अब बहुत ही मर्द टाइप के आदमी थे। हम 2 लोग थे और बाकी स्टाफ था। ये अच्छा, एक सर बहुत दिनों से है, ये मेरे जहन में था, मिलेंगे तो पूछूंगा। ये श्री प्रकाश शुक्ला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी जी। ये था क्या, मतलब ये बात कितनी सच्चाई है? और काफ़ी उसमें हाईलाइट थी और शायद इसके बाद ही श्री प्रकाश शुक्ला पे काफ़ी एसटीएफ तेज़ी से लगी। श्री प्रकाश पे तो पहले से भी लगी थी, लेकिन इसके बाद थोड़ी सुविधाएं मिलने लगी, एक टास्क पूरा गठित हो गया। तो ये बात सही है कि वो एक पॉलिटिक्स थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने कभी कल्याण सिंह जी की सुपारी नहीं ली थी। अच्छा जी, एक राजनीतिक मामला था जिसको उस तरह बनाया गया, हित साधने के लिए। हित क्या, कायदे में उनको मारना था उसको, उन्होंने उस तरफ डाइवर्ट कर दिया जिससे ये सब एसटीएफ गठित हो गई, ये सब पूरा हो गया और सारा यूपी पुलिस एसटीएफ सब श्री प्रकाश के पीछे लग गई। अरे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग। पहली बार बताया, तो वो कौन पॉलिटिशियन थे क्या, वो कोई राजनीति या कौन थे वो जिसको श्री प्रकाश शुक्ला को मारना था? उसने अफवाह फैला दिया। राजनीतिक व्यक्ति थे। राजनीतिक व्यक्ति थे। श्री प्रकाश शुक्ला क्या कैरेक्टर था, क्योंकि आज तक कोई ऐसा बदमाश के बारे में चर्चा नहीं सुनी। श्री प्रकाश बहुत अच्छे कैरेक्टर का था जब क्राइम की दुनिया में नहीं आया था। वो जब एक बार आ गया, फिर उसका ऐसा मिसयूज किया लोगों ने, बड़े बड़े माफियाओं ने, चाहे वो बिहार के हों, चाहे यूपी के हों या कहीं के हों, तो उसको जैसे जैसे वो क्राइम की दुनिया में बढ़ता गया वैसे वैसे उसको धन दौलत ये सब आने लगे, उसके शौक़ बढ़ते गए। उसने शुरुआत की बियर से, बियर से फिर वो नॉन वेज पे आ गया, नॉन वेज से आके फिर वो थोड़ा सा अय्याशी में आ गया। और आप यकीन नहीं करोगे,
जब इनकाउंटर के बाद इसके रूम की सर्च ली गई थी तो 200 वियाग्रा मिली थी उसके कमरे से। अच्छा, इस हद तक पहुंच गया था वो। और आप ये समझिए कि अगर हमारे साथ वो लड़का नहीं होता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो शायद उसको कोई पहचान भी ना पाता गाड़ी में बैठते हुए। अच्छा। इतना उसका हुलिया बदल गया था। ये सब लेते लेते गोलियां इंजेक्शन ये लेते लेते वो कहाँ स्मार्ट लड़का था और बिल्कुल तो बहुत चेंज आ गया था। पहलवानी भी तो करता था ना? हाँ। पहलवानी करता था लेकिन उस समय का जो उसका फिजिक था और इस समय जो वो पहलवान का लाला लगने लगा था। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि ख़ास तौर से यूपी में रहा है, मैंने देखा है, मैं खर रहा हूँ कि जो माफिया हैं या जो इस तरह के बदमाश हैं उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता था और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन, बाहुबली पॉलिटिशियन थे, वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या लोगों को माफिया बनाने में उनका, जैसे जो लड़का बिगड़ गया घर से परिवार से, शौक होता था उस वक्त उस दौर में कि भाई माफिया बनना है, फिल्में देखकर ये। तो क्या शिव प्रकाश शुक्ला के पीछे भी कोई राजनीतिक संरक्षण था या स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर नहीं, कभी? पहले तो उसने जो अपराध किया था उससे बचने के लिए वो राजनीतिक व्यक्तियों के पास गया था, लेकिन उसको बचाने की जगह उसका मिसयूज कर लिया लोगों ने कि लड़का दमदार है, ये है वो है, और उसको क्राइम की दुनिया में डाल दिया, बिहार भेज दिया। बिहार में लोगों ने अपना काम कराया, उससे मर्डर कराया, ये कराया वो कराया, तो फिर वो इस लेवल पे आ गया। तो उसके बाद फिर पैसे वैसे की कोई कमी रही नहीं। थोड़ा पहलवान था तो थोड़ा अहम भी था, गुस्से वाला भी था, तो उसको और फिर फ़ायदा मिला। जब चाहा जिसको मार दिया, जब चाहा निकाल दिया। और बड़े बड़े माफिया डरते थे उससे, इतना खतरनाक था। इतना उससे। कोई शिव प्रकाश शुक्ला का कोई ऐसा क्राइम, या मतलब आप इंटरसेप्ट कर ही रहे थे, उसको ट्रैक कर रहे थे, और जब इंटरसेप्ट कर रहे थे उस दौरान कोई ऐसा क्राइम जो उसने अंजाम दे दिया हो जिससे आपको या एसटीएफ की टीम को लगा हो कि यार ये हम रोक सकते थे या नहीं रोक पाए, ऐसा कुछ? ऐसा मर्डर तो नहीं मालूम पड़ पाया क्योंकि वो क्या प्लानिंग होती थी। हाँ, एक दो किडनैपिंग जो हुई थी वो हम लोग छुड़वा सकते थे उसको, लेकिन कुछ गलतियां हुई जो जिसकी वजह से नहीं छुड़ा पाए, और उसने अच्छा खासा रैंसम लिया, उसने अच्छी खासी फिरौती ली। ऐसा कोई दो इनकाउंटर, चूँकि आपने 100-150 इनकाउंटर किए, कोई ऐसा इनकाउंटर जो जो आपको बहुत टफ लगा हो, जो जो खतरनाक लगा हो, जिसमें आपको मुश्किल पेश आई हो, ऐसा कोई इनकाउंटर? इनकाउंटर तो आपने देखा होगा कि सभी बड़े बदमाशों के हुए हैं, इनामी और जो मीडिया में हाईलाइटेड पब्लिक डिमांड पे जो बदमाश चल रहे हों, गवर्नमेंट चाहती हो, पब्लिक दुखी हो, तो इनकाउंटर तो लगभग सारे वैसे ही हैं। मैं आपको पहला इनकाउंटर सुनाता हूँ अपना, एक बताता हूँ जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी मेरठ पोस्टिंग थी, तो वहाँ पर डकैतियाँ बहुत हो रही थी। तो उस दौरान मुखबिर ने एक इन्फॉर्मेशन दी कि सर परतापुर फैक्ट्री में डकैती पड़ने वाली है। तो बोला भाई कैसे क्या है? तो उसने बताया सर कि वो लोग हापुड़ रोड से चलेंगे, और अगर आपको याद हो या अंदाज़ा हो, हापुड़ बाईपास और परतापुर से अब बाईपास बन गया है, पहले वो जंगल था, सिर्फ एक कच्चा रास्ता था जिसमें कभी कभार खेत किसान लोग या कभी कभी रात में दूधिया दो चार निकलते थे, वरना वो रास्ता निकलता नहीं था। बोले उस रास्ते से वो परतापुर आएंगे, और एक फैक्ट्री है उसमें। हम लोग उस रास्ते के बीच में लग गए, हम और हमारे साथ एक ज्वाल साहब थे, हमसे सीनियर थे वो। हम लोग वहाँ लग गए टीम के साथ। तो एक दो लोग निकले, उनको चेक किया तो वहीं के लोकल निकले, चले गए। करीब 11:30 बजे रात में 3 लड़के वहाँ से आते हुए दिखाई दिए। मुखबिर ने काफ़ी हुलिया बता रखा था, तो जैसे लाइट वाइट वहाँ थी नहीं, जंगल था, तो उन पे जैसे ही टॉर्च मार के उनको रोका गया
तो एकदम, और उस समय तो यूनिफॉर्म में रहते थे, तो उन्होंने जैसे यूनिफॉर्म देखी तो वो खेत की तरफ भागे तीनों। हम लोग उसके पीछे भागे तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, और फिर हम लोगों की तरफ से भी फायरिंग हुई, और क्रॉस फायरिंग में काफ़ी थोड़ा करीब 20-25 मिनट बाद जब सामने से फायर आना बंद हो गया तो काफ़ी इंतज़ार करके टॉर्च वॉर्च मार के तसल्ली करके हम लोग पहुँचे तो देखा तीनों मार गए। तीनों मर गए थे? तीनों मर गए थे, कुछ डिस्टेंस पे भागते हुए तीनों मर गए थे। कोई नहीं, जैसा अमूमन होता है, वायरलेस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सारे अधिकारी आए, फोटोग्राफर आए, और डॉक्टर्स की टीम आई, और जब इतनी गोलियां चली, इतनी भीड़ होने लगी, गाड़ी वाड़ी सब आने लगी, तो गांव के बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हो गए वहाँ पर। सबने देखा, पंचायतनामा भरा जाता है तो उसमें इंजरी विंजरी देखी होती है। ये सब होते होते करीब रात का बज गया 1:30। अब आपको पता है कि इनकाउंटर का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट भरते हैं, तो मजिस्ट्रेट साहब को फ़ोन किया गया तो उन्होंने बोला यार अब अंधेरा हो रहा है, वहाँ प्रॉब्लम होगी, और सुबह उजाला होते ही हम आ जाएंगे और कर देंगे। सब कुछ हो गया। हमारे जो जवाल साहब थे वो, उनको सिगरेट पीने का बड़ा शौक था, चैन स्मोकर थे वो। तो करीब 1:45 करीब वो बोले यार ना और टहल के आते हैं। मैंने किस लिए, हम तो थक गए हैं, हम तो बैठे हुए हैं पुलिया पे, आप जाओ। बोले अच्छा ठीक है तो मैं ही जाता हूँ। तो वो अपना सिगरेट जलाते जलाते उस पगडंडी में चलते चलते पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि वो तीनों बदमाशों की तरफ चले गए। तो वो सिगरेट पीते पीते पहले एक के पास गए, फिर दूसरे के पास गए, हल्की हल्की सी रोशनी हो रही थी। अच्छा, तीनों मारे जा चुके बदमाश थे? हाँ, मारे जा चुके थे, सब कुछ हो चुका था। वो तो सुबह मजिस्ट्रेट साहब का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुबह हो। अब चूँकि हमारा केस था तो हमको तो रखवाना ही था वो बैठ के वहाँ पर। तो वो टहलते, हम देख रहे हैं उनको, और हम अपने साथ वाले से बोल भी रहे हैं। हम कहे ये बताओ, ये रोड पे से अब ये खेतों की तरफ चले गए, पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं। जब वो, हमका जाने दो यार, जब वो तीसरे के पास पहुँचे तो अचानक बहुत तेज़ आवाज़ आई उनकी, अविनाश बचाओ, अविनाश बचाओ। तो मैंने कहा यार क्या हो गया। मैं एकदम उठा, मैं भागा उनकी तरफ, मेरे पीछे एक सिपाही भी भागा। उनके पास पहुंचा तो जो दृश्य देखा तो मेरे खुद का मतलब फ्यूज उड़ गया। तीसरा वाला बदमाश उनकी बेल्ट पकड़े हुए, उनकी रिवॉल्वर छीन रखी उसने और खटाखट दाबे जा रहा। ये तो अच्छा चांस था कि उन्होंने दोबारा उसको लोड नहीं किया। ओह माय गॉड। मैंने सिपाही से बोला, मैंने कहा मेरा भी रिवॉल्वर खाली था, मैंने भी नहीं लोड किया था। मैंने सिपाही से कहा, मैंने कहा मार भाई मारे। तो सिपाही ने वहाँ से राइफल से मारा, उसने तब भी नहीं छोड़ा। तब फिर उस सिपाही ने, मैंने कहा ला मुझे दो, फिर मैंने उसके सिर पे मारी, तब उसने वो बेल्ट छोड़ी। और वो इनकाउंटर मुझे ज़िंदगी भर याद रहता है, और मैं उसको कभी नहीं भूलता हूँ, और हमेशा मैं कभी मौका नहीं देता हूँ अब उसके बाद। मतलब मौका इन द सेंस कि मतलब मारा तो पूरा चेक करना है कि जिंदा है भरा, पूरा अच्छी तरीके से तसल्ली करके। हॉस्पिटल में जाना है तो हॉस्पिटल में जाए, कहीं जाए, लेकिन क्योंकि ऐसे तो घटनाएं घट सकती हैं ना, कुछ भी बड़ी घटना। दूसरा कोई और? दूसरा एक अच्छी पुलिसिंग का है, और ऐसे तो इनकाउंटर बहुत सारे हैं, मैं कितने सुनाऊँ। एक अच्छी पुलिसिंग का किस्सा सुनाता हूँ। एक बदमाश था यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, राकेश हसनपुरिया। राकेश हसनपुरिया। बहुत बड़ा बदमाश था, और उसकी पुलिस में सेटिंग भी बहुत अच्छी थी। यूपी पुलिस लगी थी, एसटीएफ लगी थी, सब लगी थी, लेकिन वो पहले से इंफॉर्मेशन लीक हो जाती थी। तो हमारे एक आईजी रहे हैं अरुण गुप्ता साहब, तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि बोला अविनाश यार ये इस पर काम करो तुम। तो मैंने कर रहे हैं सर और लोग।
क्या? बोले नहीं नहीं करो। वो बोले मैं तुमको एक आदमी भी देता हूँ, तुम उसको हैंडल करो। मैंने ठीक है सर दीजिए। उन्होंने मुझे दिया। मैंने एक हफ्ते भर में सेटिंग करके अपना, मेरा वो थोड़ा बहुत अच्छा रहा है नेटवर्किंग और लोगों को। तो मैंने कहा ठीक है सर। और हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, हमारी सेटिंग बैठ गई। उसने सब नंबर ये कर आके गया, वो नैनीताल में है। हमने फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं झांसी जा रहा हूँ, अब आप मुझे वहाँ से ऑर्डर भेजिए कि अब ना तुम्हें झांसी जाना है। बहुत कहाँ है ये वो, मैं कहा ये उसको बोलो तुम झांसी निकले हो, हमको जाना था इधर नैनीताल। हाँ। अब इतने दिन में सारा हो गया था ना कि इसकी पकड़ बहुत अच्छी है, तुरंत आउट हो जाती है इन्फॉर्मेशन, अच्छा, मतलब पुलिस में भी? पुलिस में भी। ओहो। तो फिर ये नाटक करना पड़ा। और हम लोग वहाँ से चले यार इटावा के पास। वो इटावा से पहले हम लोगों ने खाना वाना खाया ढाबे में, सब सादे कपड़े में थे। और हमारे पास करीब 5 AK-47 थी, 6-7 पिस्टलें थी, लेके वहाँ से चले। इटावा जैसे ही क्रॉस किया, एक थाना पड़ता है रोड पे, मेन रोड पे ही थाना है, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वो थाना हम लोगों ने जैसे ही क्रॉस किया 1 किलोमीटर पे, पता नहीं कहाँ से खेत से वो झोटा बुग्गी नहीं होती, वो निकल आई और उसमें हल्की सी टक्कर लग गई। अब हम लोगों ने, हम शराफत की से कि यार देखो यार चोट तो नहीं लगी किसी को, क्या है, हम लोग नीचे खड़े हो गए और उसने शोर मचा दिया। और 20-25 गांव वाले आके घेर लिए हम लोगों को और गाली गलौज, ये कुछ वहाँ के लोकल रहे होंगे प्रधान, उन्होंने थाने फ़ोन कर दिया। अब चाहते तो, अब हमारे लड़के थे हमारे साथ, ये बोले यार साहब मारिए 4 फायर, अभी सब पब्लिक भागेगी यहाँ से, हम लोग निकल जाएंगे। तो मैंने बेवकूफ़ हो, पुलिस में नौकरी कर रहे हो, अभी वायरलेस होगा, अभी ये होगा सब होगा, तो जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, जिस विश्वास से जा रहे हैं, वो तो सब फेल हो जाएगा। बोले वो तो सब वैसे भी डिस्टर्ब हो रहा है। हमने रुको रुको यार, हमने पब्लिक से बात की यार, हमने कहा भाई जो नुकसान हुआ कर लो, ये कर लो, हम लोग हमारे रिश्तेदार हैं, बीमार हैं, आखिरी सांस ले रहे हैं अलीगढ़ में, ये वो कर के पब्लिक नहीं मानी, जब तक पुलिस आ गई। अब पुलिस वाले भी वही राग बोलने लगे, तो ये हुआ कि भाई समझौता करा दो। अभी तक कोई, हमारे लड़के बिल्कुल गुस्से में, सब निकालिए मारिए, अब तो पुलिस भी आ गई है। हमने ना यार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पुलिस है, पुलिस की डर की वजह से हम घूम रहे हैं इधर से उधर। आप यकीन नहीं करोगे, हमारा फैसला हुआ 15,000 रुपये में, और एक मेरे पे चैन थी कि ये चैन रख लीजिए, मैं जब आऊँगा तो पैसे दे दूँगा 10,000 और मेरी चैन वापस कर दीजिएगा। एक करके मतलब इतना गोपनीय रखा गया। फिर हम लोग गए, लेट हो गए थोड़ा सा, नैनीताल पहुँचे। नैनीताल से मालूम पड़ा वो निकल गया था गाज़ियाबाद। फिर भागे, मुखबिर को कहा तुम लाइन पे रहो, तुम ये रहो, तुम सेटिंग करते रहो। फिर हम लोगों की गाज़ियाबाद में ये ट्रांसपोर्ट नगर, उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, फिर वहाँ पे जाके गाड़ी नंबर था, सब था, फिर वहाँ पे जाके मुठभेड़ हुई, तब मारा गया। तो मैंने उस दिन जितना सब्र कर सकते थे इस काम के लिए वो किया। नहीं तो उस मुठभेड़ में वो मारा गया? हम मारा गया। अच्छा। वो मुठभेड़ में मारा गया। फिर लौट के आके मैंने आई साहब को बताया, फिर मेरे को 15,000 रुपये वापस आए, मेरी चैन वापस आई, कोतवाल साहब सस्पेंड हुए। कोई ऐसा इनकाउंटर जिसमें लगा कि यार अब तो जान एकदम मतलब दांव पे आ गई थी, मतलब जैसे आप 100 इनकाउंटर, कोई ऐसे इनकाउंटर में एकदम हालत ख़राब हो गई? कलकत्ता में मेरा एक इनकाउंटर हुआ था, हाँ, रोड पे ही, रनिंग पे ही। मैं गाड़ी से एक बदमाश का मैंने यूँ पकड़ लिया था गर्दन, उन लोगों ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, तो मैं करीब 100-150 मीटर तक यूँ घिसटता हुआ गया था चलती गाड़ी में। मेरा ये यहाँ से लेकर नीचे तक सब उतर गया था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा कोई टीम सपोर्ट में आ नहीं रही है, जान देने से अच्छा है कि इनसे फिर मिलेंगे कभी, छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया था। लेकिन मेरा एक कमांडो और एक
मेरा ड्राइवर वो पीछे से गाड़ी लेके आ गया। तो चोट गर्म थी तो एहसास था ही नहीं कि इतनी ज़्यादा लगी होगी। मैं फट से गाड़ी में बैठा, लेकिन खून बह रहा था। तो ड्राइवर बहुत अच्छा था, सरफराज नाम। मैंने सरफराज आप दिखाओ तुम अपनी कलाकारी। उसने भगानी शुरू की गाड़ी भाई साहब। अब उन्होंने फायर शुरू कर दिया हम लोग पे। एक बस तो फायर ऐसे आया, आप यकीन नहीं करोगे कि इसीलिए मैं कहता हूँ ना, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे होता था। महाकाल कैसे करा देते थे मुझे खुद नहीं पता। यूँ आया पूरा बस 5-6 गोलियों का मेरे सामने। पता नहीं गाड़ी कैसे घूमी या क्या हुआ, और यूँ निकल के ये खिड़की से निकल गई गोलियाँ। मेरे लिए प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मैं बाहर निकल के राइट हैंड से मार नहीं सकता था। मेरा कमांडो पीछे बैठा था, लेफ्ट से कोई टारगेट नहीं मिल रहा था। इस तरह करीब 1.5-2 किलोमीटर सुबह का वक्त था, करीब 5-5:30 बजे। और कलकत्ता की पब्लिक को समझ रही थी कोई शूटिंग हो रही है। तो मैंने कहा यार सरफराज एक काम कर सकते हो, आगे एक चौराहा दिखा मुझे। मैंने कहा चौराहे से पहले अगर तुम इसको कहीं साइड से वैन को टच मार दो तो अपना काम हो जाएगा। ये वैन रुक क्यों नहीं रही है? अच्छा सॉरी, इस बीच हम उससे कमांडो से एक लेके हम एक मैगजीन खाली कर चुके थे गाड़ी पे, AK-47 से। तो मैंने कहा ये गाड़ी रुक क्यों नहीं रही है, राउंड कहाँ जा रहे हैं गाड़ी के अंदर। तो मैंने कहा तू एक काम कर, तो थोड़ा सा कट मार दे, वैन है पलट जाएगी तुरंत। उसने कहा लीजिए सर। तो उसने मारा एक्सीलेटर जो दाब के, और चौराहे से पहले उसने हल्का सा धीरे से छुड़ा दिया। वैन गिर 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 करते 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 यूँ जाके रेलिंग में आगे जाके टकराई। इत्तेफाक से जहाँ ये हुआ वो चौराहे के बगल में ही पार्क स्ट्रीट थाना था। अब पार्क थाने वाले आ गए, कोई कच्छे में कोई गमछे में। सुबह का वक्त था, 5-5:30 बजे। उसमें लगा मुझे कई बार कि अब गए भाई, अब फोटो पे महला चढ़ गई है, अब कोई रोक नहीं सकता इसको। और उसी बीच मेरे घर पे एक जर्मन शेफर्ड पला हुआ था, जिस समय गोली चल रही थी उस समय उसने भी प्राण त्याग दिए थे। तो वो घटना मुझे कई बार मौत दिखी मुझे उसमें। कोई ऐसा बदमाश जिसको लगा कि इसको तो ज़रूर ठोकूंगा, ये जब भी मिले या इसको पकड़ना है, इसको भूत सवार होगा कि इसको ज़रूर पकड़ूंगा, इसको ठोकूंगा इसको? मेरा ऐसा कोई व्यक्तिगत ऐसा नहीं रहता था, ना कोई इशू रहता था कि नहीं इसको ज़रूर करूँगा। हाँ, जिसकी डिमांड आने लगती थी तो मैं उसके पीछे लग जाता था। डिमांड और सप्लाई पे काम होता था मतलब? अब नहीं, डिमांड से मतलब जैसे पब्लिक का बड़ा क्राइम बढ़ कर रहा है, वो मीडिया में छाया जा रहा है, इनाम हो गया है, आए दिन अपराध कर रहा है, सिरदर्द बना हुआ है, तो फिर मैं उसको अपनी डायरी में ले लेता था। अच्छा, एक अयोध्या के हनुमानगढ़ी में एक आतंकवादी हमला होने वाला था और बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दिया था। बॉम्ब के जो वायर है उसको डिफ्यूज़ कर दिया था बंदर ने। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या था ये मसला पूरा? ये घटना बिल्कुल सही है। अगर कुछ फ़र्क है तो वो फिल्माने में या डायरेक्टर ने जो भी किया होगा, वो घटना बिल्कुल सही है। और RDX आया हुआ था जिसमें एक पाकिस्तानी कमांडर था, उसके नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा था। 2 पाकिस्तानी थे, 2 अम्बेडकर नगर के लड़के थे। अम्बेडकर नगर में बाद में मालूम पड़ा सब कुछ, अम्बेडकर नगर में ही RDX रखा गया था और वहीं से ये प्लानिंग हुई थी। पहले आपने देखा होगा हनुमानगढ़ी में बहुत छोटे छोटे रास्ते थे, ज़रा सी देर में जाम लग जाता था। तो लोग जो गाड़ी करके गए थे वो दर्शन करने के बहाने कह के गए, अपने अपने बैग लेके फिर वापस नहीं आए। तो देखा ही होगा आपने, सीरीज में वो दिखाया गया था। तो उसमें ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि बम रख, हनुमानगढ़ी पूरी चेक कर ली, कहीं दिखा ही नहीं वो। कहाँ देखें क्या है, सब देख लिया। अच्छा, इतनी भीड़ रहती है तो उसको वो भी ध्यान में रख के सर्च करनी थी, सब करना था, भगदड़ न मच जाए। भगदड़ न मच जाए।
लेकिन जब ये कंफर्म हो गया कि नहीं 100% रखा हुआ है, तब फिर वो वहाँ के जो साधु महात्मा हैं, जो वहाँ के देख रेख करने वाले, उनको विश्वास में लेके फिर ये सर्च कराई गई। तो उसमें हमारा कोई योगदान नहीं था, क्योंकि जब तक हम ये अपनी पुलिसिंग कर रहे थे, जब तक तो उसको फट जाना चाहिए था। हम लोग तो बहुत लेट हो चुके थे। तो वो फिर वही, उनको चाहे बजरंग बली समझ लीजिए, हनुमान जी समझ लीजिए, बानर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, तो वो हुआ था। क्या हुआ था? वो जो डेटोनेटर होता है ना, वायर जोड़ के डेटोनेटर, तो उसमें उन्होंने, बंदर ने वो डेटोनेटर से वो वायर निकाल दिए थे, तो कनेक्शन कट गया था, ये हुआ। तो एक बंदर ने जो अयोध्या में बम ब्लास्ट है उसको नाकाम किया था। वहाँ हम लोगों को तो वो था ही नहीं ना, हम लोग तो लेट हो चुके थे, हम लोगों को तो पता ही नहीं था कुछ भी। जितना हम कर सकते थे वो कर चुके थे पहले, इसके बारे में पता ही नहीं था, और वो टाइम ओवर होता जा रहा था। जो टाइमर लगा था वो तो ख़त्म होता जा रहा था और ज़्यादा ही निकल गया था। ये कब की घटना है? कैसे पता चला था आप लोगों को? ये पता ऐसे चला था कि वहाँ पे जाम लग गया हनुमानगढ़ी के बाहर रोड पे, तो कुछ होमगार्ड या पुलिस वाले अपना क्लियर करा रहे थे, एक जीप वहाँ खड़ी हुई मिली, और उन्होंने काफ़ी ढूंढा ड्राइवर को, इसको ड्राइवर मिला नहीं कोई, तो गाड़ी खींच के थाने ले आए। थाने पे अपना वो लोग उसकी तलाशी लेने लगे गाड़ी में, तो उसमें से एक वो आपका टुल्लू पंप पीछे रखा था, उन्होंने टुल्लू पंप उठाया, उसको इधर उधर देखा, वो हाथ से छूट गया, नीचे गिरा। तो अब उनकी समझ में नहीं आया ये है क्या चीज़, कोई कहे बारूद है, कोई कहे RDS का, तो बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं थी उस समय तक, तो कोई कुछ है। तभी वहाँ के इंचार्ज आ गए, क्या कर रहे हो तुम लोग? बोले सर ऐसे ऐसे। उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ रहा होगा, अरे बोले तो RDS है। उन्होंने अपने अधिकारियों को फ़ोन किया, यहाँ से हम लोग भागे, स्टेप भागी यहाँ से, वहाँ जाके इंट्रोगेट किया गया, ये किया गया था, तब पता चला कि ये शुरू। अच्छा, एक ये क्या आपके बच्चे की किडनैपिंग हुई थी क्या? नहीं, किडनैपिंग नहीं हुई थी। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है कि मेरा या मेरे परिवार के साथ कभी कोई घटना नहीं घटी ऐसी। वो बच्चा गया हुआ था स्कूल, वहाँ से वो अपने दोस्त के साथ चला गया घर। अब उस समय कोई मोबाइल तो था नहीं, ये नहीं था, पता नहीं, और स्कूल में भी नहीं बताया। जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने भेजे अपने स्टाफ को, मैंने देखो यार क्या है, तो बताया कि वो तो चला गया यहाँ से इतने बजे। अब चूँकि ऐसे माहौल में हम रहते थे तो खुद से डर लगने लगा कि यार किसी ने बदला तो नहीं ले लिया, किसी ने डराने के लिए तो नहीं कर दिया, क्योंकि पैसा लेने फिरौती का तो कोई मसला हो ही नहीं सकता था हमारे साथ। तो जितना दिमाग चल सकता था, ये देखो उधर देखो, इसको देखो, उससे पूछो, लेकिन फिर वो आ गया था बाद में। और वो सीरीज में उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको फिक्शन किया है। ये आपने एक के बाद एक इनकाउंटर किए, तो ये फैमिली में क्या माहौल रहता था? रात भर बाहर रहना, 100 इनकाउंटर। मुझे राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार पदक मिला हुआ है, उसमें एक टेलीफोन लाइन फ्री है, तो मैंने बहुत शौक से वो टेलीफोन अपने घर पे लगवाया कि फ्री का है, लगवा लो यार। तो वो टेलीफोन मेरे लिए सिरदर्द बन गया। वो नंबर पता नहीं कहाँ से बाहर चला गया और मेरे घर पे रोज़ धमकियाँ आने लगी। अच्छा, मेरी आदत हमेशा ये रही है, आज भी है, कि मैं कभी मुझे कोई धमकी दे या कुछ भी करे तो मैं कहीं थाने या सीनियर अफसर किसी को नहीं बताता हूँ, मैं तो उसका जुगाड़ अपने आप करता हूँ। मेरी आज भी आदत है। तो अब वो फ़ोन आने लगे, वो परेशान होने लगी मैडम। कोई पूछता था ये डेड बॉडी कहाँ मिलेगी, कोई पूछता था और कितने मारोगे, क्या करोगे, ये है, बच्चे तो ठीक है ना, आपके भी तो बच्चे हैं ना, मतलब इस तरह की उल्टी सीधी बातें होती थी। तो मैंने सबसे पहले वो टेलीफोन हटवाया, मैंने नहीं चाहिए भाई ये। तो उसका असर पड़ता था। फिर श्री प्रकाश के बाद मुझको वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिल दी गई। श्री प्रकाश हुआ, फिर उसके बाद और हुए, मुन्ना बजरंगी हुआ। मुन्ना बजरंगी का किस्सा बहुत फेमस है, वो मोर्चरी से उठ के आ गया था।
क्या था जी, क्या था? आपको बता दें, मुन्ना बजरंगी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कुख्यात माफिया था, जिसने कहा जाता है कि जो बीजेपी के विधायक थे कृष्णानंद राय, उस पर 400 गोलियां बरसाई थी। और मुख्तार अंसारी का बेहद, जहाँ तक मुझे मालूम है, हाँ हाँ, परम अच्छा शूटर था। शूटर था। बागपत में इसका मर्डर हुआ। क्या वो था, कैसे उसको? मुन्ना बजरी की लोकेशन मिली हम लोगों को दिल्ली में कि वो दिल्ली है। तो हम लोग आए, हम थे, तेवतिया जी थे, सत्येंद्र सिंह, और दिल्ली की क्राइम ब्रांच उस समय राजवीर सिंह थे, वो साथ में लेके हम लोगों ने उसका सुना, नंबर हम लोग लाए थे, सब डाइवर्जन पे लेके सब उसको सुन रहे थे। तो उसकी लोकेशन मिली कि वो करनाल की तरफ से आ रहा है। वो बात करता जा रहा था, तो और लोकेशन भी मिलती जा रही थी हम लोगों को। तो हम लोगों ने एक जगह, एक तिराहा सा था, वहाँ पे हम लोग खड़े हो गए। आया, रोकने की कोशिश की, ये हुआ, गोलियां चली। तो 2 लोग थे, एक मुन्ना बजरंगी, एक और था, कोई गुजर करके था। रोड पे फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग हुई, उसमें दोनों मारे गए। वो मारे गए तो हम और तेवतिया जी कि ये हुआ कि भाई दिल्ली है, ट्रैफिक प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको तुरंत डेड बॉडी यहाँ से हटाओ। तो हम और तेवतिया जी दोनों की डेड बॉडी लेके चले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जैसा होता है, मोर्चरी में डेड बॉडी रखवा दी। और रखने के बाद वहाँ स्वीपर रहता, उसको बोला, उसने ठीक है सर, क्योंकि नेक्स्ट डे अब पोस्टमार्टम होना था। रख के हम लोग आ गए, उसने ताला वाला लगा दिया, हम लोग चले गए। हम लोग मुश्किल से आधे रास्ते पे होंगे, 15 मिनट हुआ होगा, अभी तक हीरो हैं हम। देखिए, एसटीएफ के और यूपी पुलिस के हीरो हैं। इतना बड़ा बदमाश मार दिया हमने, टीवी पे चल रहा है, आप लोग चला रहे हैं। 15 मिनट बाद मालूम पड़ा कि हमसे गंदा आदमी और खराब पुलिस वाला कोई नहीं है। कैसा क्या हुआ? पट्टी चलने लगी, मुन्ना बजरंगी जिंदा, इमरजेंसी में एडमिट, इलाज चल रहा है। और जैसे फ़ोन आया, यदि अधिकारी भी लखनऊ से मार पेल दिया गया कसम। भागे हम लोग हॉस्पिटल, तो वहाँ देखा तो ग्लूकोज की बोतल चल रही है। हमने कहा भाई ये हुआ कैसे? तो उसको ढूंढा, स्वीपर को। मैंने कहा ये कैसे? बोले सर आप लोग गए थे, 2 जूनियर डॉक्टर आए, बोले क्या है? तो मैंने बताया इनकाउंटर की डेड बॉडी है। तो बोले अच्छा इनकाउंटर की है? बोले हमें भी दिखाओ। और उसके बाद ये जो है, जिसको आप मुन्ना मुन्ना कह रहे हैं, इसने एक हल्की सी हिचकी ली, उन लोगों ने शोर मचा दिया और पूरा स्टाफ जमा हो गया, ये हो गया, सब उठा के इसको वहाँ ले गए। तो हम, तो कहीं उसने अपनी सांस तो नहीं बंद कर दी थी आप लोग से बचने के लिए? सांस नहीं रोकी थी। वो होता है ना, बहुत बॉडी कभी कभी किसी की बहुत देर में ठंडी होती है, लगता है डेड हो चुका है, लेकिन अंदर से ब्लड जो उसका गर्म रहता है। कभी कभी किसी में होता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था, डॉक्टर बता रहे थे। 100 इनकाउंटर करने के बाद आज के डेट में कभी ऐसा हुआ नींद वींद आ जाती है आराम से, मतलब जैसे कोई? ये तो दिक्कत है, नींद नहीं आती? कोई ना कोई याद आ जाता मतलब कोई ना कोई जिसको ठोका था वो याद आ जाता? कोई ना कोई याद आ जाता है, फिर उसको सोचने लगते हैं, तो नींद थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। नींद में प्रॉब्लम रहती है। फिर मैं उसी पे आऊँगा कि आपकी फैमिली या बच्चे, मतलब तो फिर वो लोग बोलते थे? हाँ, मतलब तो फिर उसमें ये हुआ कि ये सब तमाशा चलने लगा। तो फिर मुझको, जैसे मुन्ना बजरंगी वाला हो गया, कलकत्ता वाला हो गया, तो मुझको वाई श्रेणी सिक्योरिटी दी गई गवर्नमेंट से। तो फिर उस सिक्योरिटी के बाद मेरे बच्चों के साथ एक गनर हमेशा रहता था। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों के साथ एक गनर क्लासरूम के बाहर रहता था, कोचिंग जाता था, कोचिंग के बाहर रहता था। और ये करीब मेरे पास 11 साल रही। 11 साल के बाद 2014 में पता नहीं क्या हुआ, वाई हटा के एक्स कर दी। और वो मेरे रिटायर होने से पहले वो एक्स भी हटा ली। अब मैं बगैर सिक्योरिटी का हूँ और रंगबाजी से घूम रहा हूँ, महाकाल के भरोसे। महाकाल के आप भक्त हैं? एक वेब सीरीज में भी दिखाया हाँ, महाकाल के भरोसे घूम रहा हूँ।
अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। मैंने कोई अपनी दुश्मनी थोड़ा किसी से निकाली है भाई, गवर्नमेंट का काम किया है। और इस लिस्ट में वो नाम है जो सिरदर्द है। निर्भय गुजर। सिरदर्द है सब, इसमें कोई ऐसा नाम नहीं है। निर्भय गुजर तो डकैत था ना? तो डकैत। वो क्या था, कुछ उसके बारे में बताता? अब निर्भय गुजर तो सभी जान रहे हैं कि किस लेवल का डकैत था और उसके क्या लिंक थे और क्या था, सब कुछ था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डकैत के चक्कर में, अलग टीम थी वो करती थी काम। हमारा काम तो अंडरवर्ल्ड और ये और वो सब रहता था, टेरर, अंडरवर्ल्ड, माफिया। तो एक टीम बनी, उसमें अखिल कुमार एसएसपी थे। अखिल कुमार हो गए, राजेश द्विवेदी जी हो गए, एक लड़का था अनिल, वो ऋषि। तो ये हुआ कि एक अच्छा निर्भय का ही बहुत खास आदमी टूट गया। और उसने हम लोगों को बताया कि सर आप चलिए। तो हम लोग लखनऊ से निकला करते थे 11 बजे, और अंधेरा होते होते हम लोग बीहड़ में चले जाते थे। और बीहड़ में फिर हम लोगों की वेशभूषा बदल जाती थी, हम लोग भी डकैत हो जाते थे। कंधे पे AK-47, और भाई राम राम, का हाल भाई, ये करते करते हम लोग। तो उसने हमको बता रखा था कि सर आप पूरे बीहड़ में ना घूम के, आपको पता होगा बीहड़ में जैसे कुएं होते हैं ना, इस तरह की कच्ची खोई कहलाती है, उस तरह के थे। तो फिर उसने बताया सर आप सब जगह ना घूम के, आप ना कभी नहीं पा पाओगे, एक जगह बैठ जाओ, ये आज नहीं कल, कल नहीं आएगा। और वो आया, फिर मुठभेड़ हुई, उसमें मुझे चोट भी लगी थी। मैंने ऊपर से जंप मार दी थी, मेरी टेलबोन में आज भी दर्द है। एक सीरीज में दिखाया गया कि औरतों का रेप डकैती के बहाने किया गया था, क्या था? वो सच घटना है। क्या था सर? जो थोड़ा सा इसमें वेब सीरीज में थोड़ा सा उसको हाईफाई दिखाया है, लेकिन घटना सच है। और सावधानी के नाते राइटर ने और डायरेक्टर ने वो जगह बदली है, वो घटना कहीं और की। क्या हुआ था उसमें? रेप, डकैती के बहाने। तो उसमें फिर आपकी कोई भूमिका थी? मारा था मैंने, फिर जो बदमाश था रेपिस्ट को मारा था मैंने। अच्छा, एक अभी आपकी दूसरी वेब सीरीज आ रही है जी, उसमें क्या कुछ रहेगा, किस तरह के किरदार? अब दूसरी सीरीज देखिए, शायद दिसंबर में संभावना है आने की। इन्हीं कारणों से लेट हो रही, जबकि वो तैयार है। तो उसमें भी 3-4 घटनाएं हैं, और जो पिछला कुछ छोड़ा है उसको कनेक्ट करेंगे उसमें, और लाएंगे। अभी तो दोनों सीरीज भी मिला दीजिए तो अभी अपने 7-8% ही मटेरियल है उसमें। आपके पिताजी खुश थे इस नौकरी से? नहीं, आपने सीरीज में भी देखा होगा। क्या, क्यों नहीं खुश थे? वो उनके दिमाग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उस वक्त का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पुलिस, तो उनके बहुत नेगेटिव सोच थी उनकी पुलिस के लिए। और मतलब वो तो अपने उसमें क्या क्या शब्द बोला करते थे पुलिस के लिए। और मेरा भी कोई इरादा नहीं था, मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। मैंने फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन किया है, मास्टर डिग्री की है, मेरा भी उद्देश्य अलग था। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो गई, तो मैंने कहा यार पुलिस से मजबूत आदमी कोई नहीं है, अब पुलिस ही बनना है, कुछ भी हो जाए। तो वहाँ पिताजी तैयार नहीं थे, हमारे दिमाग में बैठ गई थी पुलिस बनना है, चाहे जैसी बदमाशी करो, चाहे जिसकी मदद करो, चाहे जिसको रगड़ो, चाहे जो करो, तो बन गए। अभी कभी STF ने एक इनकाउंटर किया मंगेश यादव का, उस पर बड़े सवाल उठे कि चप्पल पे पुलिस वाले कैसे पहुंच गए, ऐसे क्यों पहुंच गए जी? यार देखिए, ऐसा है ना कि घर से कोई तैयारी करके तो जाता नहीं है कि टाई वाई लगा के जाएगा आज इनकाउंटर करना है। जो जिस हालत में है, जिसको जिस समय जहाँ खबर मिल गई, वो तो वैसे ही करेगा ना। मेरे आपने शौक देखे होंगे वेब सीरीज में,
मेरे कई इनकाउंटर ऐसे हैं जैसे मेरे खाने के भगोने मेरे पीछे डिग्गी में रहते थे। कहीं बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सूचना मिली, उन्हें उठा ला दो गाड़ी में, चलो। ट्रैक सूट में, नेकर में। अब ये तो अब फ़ोटो वोटो खींचने लगी हैं, पहले तो नहीं होता था ना, जो जैसा है वैसे ही चल देता था। अब कौन तैयार होके, अब किसी को बोलेंगे तुरंत आ जा भाई, तब वो थोड़ा तैयार व्यार होके आएगा ना, वो जैसा है वैसे ही भागेगा। तो चप्पल मायने नहीं रखता कुछ भी। बदमाश गोली चलाते थे तो बदमाश चलाते थे, पुलिस वुलिस देख के नहीं सोचते कह रहे पुलिस वाला है। उनको निकलना होता है वहाँ से बच के। अब वो लगे या आपको डराने के लिए करें, ये तो बदमाश पे निर्भर है कैसे करता है। लेकिन पुलिस तो यही मानती है ना कि मारने के लिए फायर कर रहा है, डराने के लिए थोड़ी ना कर रहा है। और मैंने आपको पहले बताया था भी कि जिसके पहले चली वही शेर। क्या चली पहले में? गोली। और हम पे किसी ने बदमाश ने चला दी तो फिर बदमाश। हाँ भी। हाँ भी, तो वो तो होता ही है। ये गुरु जी का क्या है रोल? गुरु जी ये हमारे गुरु जी हैं और मैं इनसे बहुत कुछ राय लेता हूँ, धर्म में भी और कर्म में भी। इनकाउंटर में भी ले रहा है। इनकाउंटर की राय नहीं लेता हूँ, हाँ समय और लोकेशन कब सही रहेगा वो अंदाज़ लेता हूँ। और मेरे लिए बहुत वो चीज़ें सही साबित हुई हैं। ये सेलाकुई में हैं पंडित, वो डॉक्टर पंकज किशोर गौड़ देहरादून में है। एक आखिरी सवाल चलते चलते, आपने 100 इनकाउंटर की, आपके गोली कांड की कहानी सुनी, किसी की शादी विधि भी कराई थी आपने, बड़ी चर्चा में थी, क्या कोई मुस्लिम शूटर की हिंदू लड़की शादी करवा दी थी? मैंने क्या कराई थी, वो ऐसा इत्तेफाक बना कि वो डी कंपनी का शूटर था, बॉम्बे से भागा हुआ था वो। बॉम्बे पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी तो वहाँ से भागा। तो मुझको बॉम्बे वालों ने बोला कि ये सर शूटर है, आप देखो ये कहीं यूपी में है। तो मैंने उसको देखा, करीब 1-1.5 महीना लग गया। फिर मुझे एक दिन वो आमने सामने टकरा गया, तो वो समझ नहीं पाया था। तो जैसे ही सामने वो पड़ा तो उसने अपना पिस्टल निकालने के हाथ डाला, तो पीछे से मेरे लड़के ने एक आवाज़ लगा दी, गुरुजी बचना। उसने जब ये शब्द सुना गुरुजी बचना, तो उसने तुरंत हाथ ऊपर खड़े कर दिया। तो फिर मैंने उसको मारा नहीं, मैंने उसकी पिस्टल छीन ली, मैंने मारा नहीं उसको। तो मैंने उससे पूछा क्यों, तुम तो पिस्टल निकाल लेते, फिर रुक कैसे गए? बोला ज़रा आप मेरे घर गए थे, मेरे मोहल्ले में आपने अपने खबरियों को लगाया था, मुझे मालूम पड़ गया था कि बॉम्बे वालों ने आपसे संपर्क कर लिया है। तो मेरे साथ के जितने लड़के थे सब ने एक ही चीज़ समझाई थी कि उनके सामने कोई होशियारी मत करना तो बच सकते हो। तो पहले मुझे लगा कि ये गैंग वाले लोग हैं, लेकिन जब गुरुजी शब्द सुना तो मुझे लग गया कि आप ही हैं। बोले मैं आपका वफादार रहूँगा, ये रहूँगा। मैंने बेटा वो तो बाद में देखा जाएगा, अभी तो जेल जाओ तुम। मैंने उसको जेल भेज दिया और वो जेल से लौट के आया तो मेरे संपर्क में आ गया। फिर अपराध मेरी पहली शर्त रहती है, कितना ही बड़ा बदमाश हो, अपराध छोड़ो तो मेरी शरण में आओ। तो उसने सब अपराध छोड़ दिए, काम करने लगा और मेरा नाम जुड़ गया उसके साथ। अब आदमी बताया कि कहाँ हो ना, उनके साथ हैं। अच्छा उनके साथ हो। तो उसने एक हिंदू लड़की से उसको प्यार हो गया और वो लड़की के घर वाले तैयार नहीं थे, वो उस लड़की को लेकर भाग गया। अब उसके घर वाले अब बातचीत में जान ही गए मेरे बारे में, अब वो मेरे पास आने लगे। अब मुझे भी नहीं पता था कहाँ गया, क्या करके गया। मैंने उसको ढूंढवाया, मैंने कहा तुम्हारा नया पन्ना मैं खोल रहा हूँ, पुराना वाला फाड़ रहा हूँ तुम्हारा, फिर से नया खोल रहा हूँ, वरना 3 दिन के अंदर। वहाँ नेपाल ले गया था, तीसरे दिन वो आ गया लड़की को लेकर। मैंने उनके घर वालों को बुलाया, मैंने बताओ क्या चाहते हो आप लोग? बोले साहब इतने दिन से इसके साथ लड़की रह रही है, अब कौन इससे करेगा, क्या है? तो मैंने बताओ शादी करनी हो तो मैं शादी करा दूँ।
तो उन्होंने कहा नहीं शादी करा दीजिए। मैंने उससे कहा चल खट, तुरंत नाम बदल अपना, उसका नाम बदलवाया, दोनों की शादी हो गई। आपसे रणदीप हुड्डा मुलाकात हुई, क्या पूछ रहे थे, कभी इनकाउंटर के बारे में कोई बात? नहीं, रणदीप से देखो, रणदीप जो है ना, आप लोग भी देखते होंगे, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो, बहुत मेहनती। तो हमारी 8-8 घंटे बातें होती थी और वो एक एक चीज़ नकल करते थे। और मुझको जो पुराने लोग हैं उनका ये कहना है कि सर अगर बहुत कैमरा क्लोज ना किया जाए तो लगता ही नहीं कि वो रणदीप है। इतनी मेहनत की है वो। बातचीत का टोन, हाथ मत चलाने का, ये वाला वाला, ये महादेव। नहीं तो ठीक है सर, शुक्रिया आप इस शो में आए। ये थे इंस्पेक्टर अविनाश, जिन्होंने 100 से ज़्यादा इनकाउंटर यूपी एसटीएफ में रहते हुए किए थे। और सी प्रकाश शुक्ला एक वक्त जो उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश क्या बल्कि पूरे देश के लिए चुनौती बन गया था, उसके इनकाउंटर को अंजाम दिया था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बारे में लिखिएगा। शुक्रिया।